हमेशा से हमें यही पढ़ाया गया है कि महाभारत के नाग सिर्फ कल्पना थे, एक कहानी, एक प्रतीक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो कोई साइंस फिक्शन लैब नहीं, बल्कि आज से हजारों साल पहले लिखे गए महाभारत के आदि पर्व का एक कच्चा चिट्ठा है। कद्रू और विंता की कहानी को सबने एक धार्मिक कथा मानकर छोड़ दिया। किसी ने ये नहीं पूछा कि महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रू ने कोई सामान्य संतान क्यों नहीं जन्मी, क्यों उन्होंने 1000 अंडों को चुना, और सबसे बड़ा सवाल, जिन्हें आज हम नाग कहते हैं, क्या वे इस धरती के मूल निवासी थे या वे इस ग्रह के इतिहास का सबसे पहला सफल बायोजेनेटिक म्यूटेशन थे। आज इस वीडियो में हम किसी मंदिर या मूर्ति की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस प्राचीन बायोलॉजिकल कोड की जिसे हमारे इतिहास ने भगवान का श्राप कहकर छिपा दिया, लेकिन साइंस आज जिसे अपनी सबसे खतरनाक खोज मानती है। वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल रनिता सनातनी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जैसे जैसे हम इस परत को हटाएंगे आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। कहानी शुरू होती है आदि पर्व से। कद्रू का वो वरदान, 1000 पुत्रों की इच्छा। लेकिन जरा गौर करिए कि वे 1000 संतानें कैसे पैदा हुई। कोई कोख नहीं, कोई साधारण गर्भावस्था नहीं, बल्कि 1000 अंडे, जिन्हें 500 साल तक एक बेहद सीक्रेट, विशेष रूप से नियंत्रित और उच्च तापमान वाले चेंबर में रखा गया था। 500 साल की इंक्यूबेशन पीरियड। आज की मॉडर्न साइंस में आर्टिफिशियल यूटेरस और एम्ब्रियो कल्चरिंग पर काम चल रहा है। तो क्या आज से हजारों साल पहले, वैदिक काल से भी बहुत पहले, इस धरती पर ऐसी कोई अति विकसित लेबोरेटरी मौजूद थी जहां इंसान और रेप्टिलियन डीएनए को सिंथेटिक तरीके से जोड़ा जा रहा था? कद्रू के वे 1000 अंडे कोई चमत्कार नहीं थे। वे एक लार्ज स्केल क्लैडोजेनेसिस या हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट थे, और यहीं से जन्म होता है उस प्रजाति का जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी रूप बदलना। पुराणों के अनुसार नाग जब चाहे मनुष्य बन सकते थे और जब चाहे अपने असली सर्प रूप में लौट आते थे। मॉडर्न स्टेम सेल रिसर्च और जीन स्प्लिंसिंग आज जिस मेटामॉर्फोसिस को हासिल करने के लिए पागलों की तरह भटक रही है, उसका फॉर्मूला हमारे प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले दर्ज था। सवाल ये नहीं है कि नाग सच में थे या नहीं, असली सवाल ये है कि हमारे पूर्वजों ने आखिर किसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग को अपनी आंखों से देखा था, जिसे उन्होंने कहानियों में नागलोक का नाम दे दिया। इसके बाद हम बात करेंगे उस भयानक शाप की जिसने इस पूरी प्रजाति को लगभग मिटा दिया, और कैसे वो शाप आज के जेनेटिक बॉटलनेक और स्पेस एडेप्टेशन के उस सच से जुड़ा है जिसे आज की साइंस भी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाई है। बात शुरू होती है महाभारत के आदि पर्व से, जहां महर्षि कश्यप की 2 पत्नियों कद्रू और विंता की कहानी आती है। पौराणिक कथा के अनुसार कद्रू ने 1000 ऐसे पुत्रों का वरदान मांगा जो पराक्रमी हो, और विंता ने केवल 2 ऐसे पुत्र मांगे जो बाकी सबसे शक्तिशाली हों। लेकिन जरा रुकिए, क्या एक स्त्री के गर्भ से एक साथ 1000 बच्चों या अंडों का जन्म बायोलॉजिकल रूप से संभव है? धार्मिक कहानियों में इसे महज एक चमत्कार या शाप वरदान का खेल कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन अगर हम इस पौराणिक पर्दे को हटाकर इसके बायोलॉजिकल एंगल को देखें तो ये संख्या 1000 कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। यह इशारा करती है किसी लार्ज स्केल इंक्यूबेशन या मास ब्रीडिंग प्रोग्राम की ओर। जैसे आज की मॉडर्न साइंस में क्लोनिंग या आर्टिफिशियल यूटेरस के जरिए एक साथ हजारों एम्ब्रायो तैयार किए जाते हैं, ठीक उसी तरह क्या कद्रू के वे 1000 अंडे किसी प्राचीन लेबोरेटरी के ब्रीडिंग बैचेस थे? और यहीं से जन्म होता है उस प्रजाति का जिसे हम नाग के रूप में जानते हैं। ग्रंथों के अनुसार ये नाग कोई आम जानवर नहीं थे। इनके पास इंसानों जैसी उच्च बुद्धि थी, भाषा थी, और सबसे अजीब बात, रूप बदलने की क्षमता, मेटामॉर्फिक एबिलिटी। वे जब चाहे मनुष्य का रूप ले सकते थे और जब चाहे अपने मूल रेप्टिलियन रूप में लौट आते थे। मॉडर्न साइंस आज स्टेम सेल रिसर्च और जीन स्प्लिंसिंग के जरिए शरीर के आकार और स्ट्रक्चर को बदलने के तरीकों पर काम कर रही है। लेकिन आज से हजारों साल पहले, वैदिक काल से भी पहले,
इस तरह के हाइब्रिड म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? क्या हमारे पूर्वजों ने किसी ऐसी प्राचीन जेनेटिक इंजीनियरिंग को अपनी आंखों से देखा था जहां इंसानों और ठंडे खून वाले जीवों रेप्टिलियन डीएनए के जेनेटिक कोड को आपस में जोड़कर एक ऐसी हाइब्रिड प्रजाति तैयार की गई थी जो अपनी इच्छा से अपने सेल्स को रीशेप कर सकती थी? कद्रू के वे पुत्र महज पौराणिक नाग नहीं थे, वे इस धरती के इतिहास का सबसे पहला और सबसे खतरनाक सफल बायोजेनेटिक एक्सपेरिमेंट थे। लेकिन हर ऐसे प्रयोग का एक अंत होता है। जब ये हाइब्रिड डिग्रेडेशन और जेनेटिक म्यूटेशन बेकाबू हुआ, तब शुरू हुआ उस पतन का सिलसिला जिसने नागों को सतह से उखाड़कर जमीन के नीचे धकेल दिया। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा रहस्य बनकर सामने आता है वो है कद्रू का वो भयानक शाप। महाभारत के अनुसार जब नागों ने अपनी माता कद्रू की बात मानने से इनकार किया तो कद्रू ने उन्हें शाप दिया कि वे राजा जन्मेजय के सर्प सत्र यानी यज्ञ में भस्म हो जाएंगे। सदियों से इसे एक मां के गुस्से या धार्मिक अभिशाप के रूप में देखा गया। लेकिन अगर हम इस पौराणिक पर्दे को हटाकर मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का चश्मा पहने तो ये शाप कोई धार्मिक सजा नहीं थी। ये एक क्लासिक केस था जेनेटिक बॉटलनेक और इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। जब एक लैब ब्रीड या हाइब्रिड प्रजाति बाहरी दुनिया से कटकर अपने ही सीमित जीन पूल के भीतर ब्रीड करती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके क्रोमोसोम कमजोर होने लगते हैं। कद्रू का वो शाप असल में उसी प्राकृतिक नियम को दर्शाता है जहां एक अति विकसित प्रजाति अपने ही भीतर के जेनेटिक डीके और म्यूटेशन मलबे के कारण खुद के विनाश की तरफ बढ़ रही थी। राजा जन्मेजय का यज्ञ महज एक अनुष्ठान नहीं बल्कि उस कमजोर होती हुई हाइब्रिड लाइन को पूरी तरह समाप्त करने का एक ऐतिहासिक और रणनीतिक प्रहार था। अब सवाल ये उठता है कि इन जीवों की असल बनावट कैसी थी? प्राचीन ग्रंथों में विरोधाभास साफ दिखाई देता है। एक तरफ उनके पास इंसानों जैसी उच्च बुद्धि, भाषा और वेदों का ज्ञान था तो दूसरी तरफ उनकी शारीरिक रचना पूरी तरह सरीसृप, रेप्टिलियन या सांप जैसी थी। यह अजीब सा मेल कैसे संभव है? मॉडर्न साइंस आज साइब्रिड्स यानी साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स और ट्रांसजेनिक जेनेटिक्स पर काम कर रही है, जहां अलग अलग प्रजातियों के डीएनए को मिलाकर एक नई बायो इंजीनियर्ड स्पीशीज बनाई जाती है। तो क्या आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने किसी ऐसी एडवांस ट्रांसजेनिक तकनीक को देखा था जहां इंसान के कॉग्निटिव ब्रेन और एक रेप्टिलियन बॉडी को आपस में जोड़कर एक ऐसी हाइब्रिड प्रजाति तैयार की गई थी जो दिखने में सांप जैसी थी लेकिन सोच में किसी भी आधुनिक इंसान से ज्यादा तेज और चालाक थी? नाग कोई काल्पनिक जीव नहीं थे, वे इस धरती के सबसे पहले और सबसे रहस्यमयी सफल बायोजेनेटिक हाइब्रिड्स थे। जब इस हाइब्रिड प्रजाति पर विनाश मंडराने लगा तब वे सतह छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन वे गए कहां? पाताल लोक की सच्चाई क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि अगली वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस सीक्रेट दुनिया से जहां आज भी इन प्राचीन जीवों के अवशेष दबे हुए हैं। जब उस हाइब्रिड प्रजाति पर विनाश मंडराने लगा तब वे सतह छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन वे गए कहां? पुराणों में जिसे पाताल लोक कहा गया है उसे हम अक्सर कोई परियों की काल्पनिक दुनिया या स्वर्ग का उल्टा रूप मान लेते हैं। लेकिन अगर हम पौराणिक ग्रंथों में पाताल के उन 7 तलों अतुल, वितुल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल की भौगोलिक और तापीय ध्यान से पढ़ें तो वे किसी जादुई लोक नहीं बल्कि अति विकसित सब टेरेनियन बायोडोम्स नजर आते हैं। सतह पर जब जन्मेजय के यज्ञ और बदलते पर्यावरण की वजह से उनका टिकना असंभव हो गया तब उन्होंने इस भूमिगत नेटवर्क को चुना और इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण था। जरा सोचिए, सांप और रेप्टिलियन प्रजातियां कल्ड ब्लोडेड यानी एक्टोथर्मिक होती हैं। वे अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर सकती, उन्हें बाहर के वातावरण से गर्मी चाहिए होती है। जब पृथ्वी पे मौसम बदलने लगे या कड़कड़ाती ठंड आई तो वे सतह पे सरवाइव नहीं कर सकते थे। यही काम आया पाताल लोक का वो रहस्यमय भूगोल। पुराणों के अनुसार पाताल लोक में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती,
फिर भी वहां अंधेरा नहीं होता। वहां दिव्य मुनि यानी बायोल्यूमिनेसेंट मिनरल्स और भू ऊष्मीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी से हमेशा एक स्थिर तापमान बना रहता है। मॉडर्न साइंस आज जानती है कि धरती के जितने अंदर जाया जाए तापमान उतना ही बढ़ता जाता है। हमारे प्राचीन ऋषियों और पुराणों के रचनाकारों को ये बात हजारों साल पहले कैसे पता थी कि जमीन के नीचे एक ऐसा स्थिर तापीय क्षेत्र और कांस्टेंट थर्मल जोन मौजूद है जहां कोल्ड ब्लडेड जीव बिना किसी संकट के सदियों तक जीवित रह सकते हैं। पाताल लोक कोई मिथक नहीं था, वो उस हाइब्रिड प्रजाति का सबसे सुरक्षित बायो इंजीनियरिंग शेल्टर था। कद्रू के उन अंडों से शुरू हुई ये कहानी लैब के जेनेटिक म्यूटेशन से होते हुए पाताल लोक के इन गुप्त अंडरग्राउंड चेंबर तक आकर ठहरती है। वे प्रजातियां विलुप्त नहीं हुई, उन्होंने बस अपनी बायोलॉजिकल जरूरत के हिसाब से अपना ठिकाना बदल लिया। अगली बार जब आप धरती के नीचे दबी किसी पुरानी सुरंग या प्राचीन गुफा के बारे में सुने तो याद रखिएगा, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास का वो पन्ना है जिसे साइंस आज भी तलाश रही है। अगर आपको ये डार्क मिस्ट्री रिसर्च पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम पर्दा उठाएंगे उस सीक्रेट नाग भाषा और फ्रीक्वेंसी से जिससे वे स्पेस और टाइम को कंट्रोल करते थे। पाताल लोक के अंधेरे चेंबर से निकलकर अब सवाल ये उठता है कि क्या इन हाइब्रिड जीवों का प्रभाव सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित था या उनका खून आज भी इस धरती पर मौजूद है। भारत के पश्चिमी तट से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों तक पूरी दुनिया की कई प्राचीन जनजातियों की लोक कथाओं में एक अजीब सी समानता मिलती है। उनके पूर्वज, उनके गॉड फादर्स या उनके राजवंशावली के संस्थापक कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद नाग थे। कंबोडिया के प्राचीन खमेर साम्राज्य के राजा खुद को नागों के वंशज मानते थे। पूर्वोत्तर भारत की कई नागा जनजातियों के इतिहास में आज भी ऐसे गुप्त कोड और सर्प प्रतीक मिलते हैं जो सामान्य मानव इतिहास से मेल नहीं खाते। ये महज कोई अंधविश्वास नहीं था, ये एक जीवित जेनेटिक वंश था जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने उन प्राचीन रूट्स को याद रखे हुए था। और यहीं पे आके आज की मॉडर्न साइंस और हमारे प्राचीन ग्रंथ आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आज 21वीं सेंचुरी में साइंस के पास क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वैज्ञानिक किसी भी जीव के डीएनए में बदलाव करके उसका रूप, रंग और शारीरिक संरचना बदल सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिसे आज हम क्रिस्पर, जीन स्प्लिंसिंग और ट्रांसजेनिक म्यूटेशन कहते हैं, उसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? उसे कहा गया है माया और रूप परिवर्तन, मेटामॉर्फोसिस। जब पुराणों में यह कहा जाता था कि देवता या ऋषि अपनी माया से किसी भी जीव का रूप बदल लेते थे या किसी पशु शरीर में मनुष्य जैसी बुद्धि डाल देते थे, तो क्या वो कोई जादुई मंत्र नहीं बल्कि किसी अति विकसित बायो इंजीनियरिंग साइंस का कोड था। हमारे पूर्वजों ने किसी जादू को नहीं देखा था, उन्होंने अपनी आंखों से उस एडवांस जेनेटिक साइंस को देखा था जिसके बारे में आज की मॉडर्न साइंस के होश उड़े हुए हैं। नाग कोई फंतासी नहीं थे, वे इस धरती के इतिहास की सबसे खतरनाक और सबसे पहली बायो इंजीनियरिंग ट्रेल थे जिसके निशान आज भी हमारे डीएनए में दबे हुए हैं। जब हम इन सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। कद्रू के वे 1000 अंडे, पाताल लोक के वे गुप्त बायोडोम्स और नागों की वो अकल्पनीय रूप बदलने की क्षमता, ये सब महज बच्चों को डराने वाली या मनोरंजन के लिए घड़ी गई काल्पनिक कहानियां नहीं थीं। ये हमारे उन प्राचीन पूर्वकों की देखी हुई किसी हाइपर एडवांस्ड बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट या डार्क हिस्ट्री की धुंधली यादें थीं जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। समय के साथ वे वैज्ञानिक सच महज एक मिथक या पौराणिक कथा बनकर रह गए और हम उन्हें बस अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करते रहे। लेकिन इतिहास इतनी आसानी से अपने निशान नहीं मिटाता। वो आज भी हमारे ग्रंथों में, हमारी पुरानी परंपराओं में
और हमारे अपने डीएनए के उन अनछुए हिस्सों में दबी हुई है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको सच में लगता है कि महाभारत काल से भी पहले इस धरती पर जीन एडिटिंग या बायो इंजीनियरिंग जैसी कोई उन्नत तकनीक सचमुच मौजूद थी, या ये सब सिर्फ हमारी कल्पना का एक खेल था? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर ये डार्क मिस्ट्री रिसर्च आपको हैरान कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनकहे रहस्यों को डिकोड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपनी जिज्ञासा जिंदा रखिए।